वेलकम बैक दोस्तों। अभी हम लोग पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग का जो है 20 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस होगा। ठीक है, अगर आपने पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं, मतलब पिछले तीन पार्ट नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें फिर से हम लोग का जो है जून 2020 ज्योग्राफी पेपर 2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उससे पहले अगर आपने विजिट नहीं किया है www.netset.netsetcorner.com, तो ज़रूर ये वेबसाइट विजिट करें। यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 की दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। So first question number 61. Rimland theory was presented by M.J. Spikeman in स्पैकमैन ने रिमलैंड थ्योरी कौन सी सन में दिया था? तो दोस्तों एनटीए वालों ने 1942 ये वाला ऑप्शन आंसर मतलब करेक्ट आंसर दिया था। लेकिन दोस्तों अगर बुक चेक करेंगे, ठीक है, इंटरनेट छोड़ के अगर बुक चेक करेंगे तो आपको 1944 ही मिलेगा। ठीक है, ये अभी भी गलत ही आंसर की दिया गया है, ये करेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, 1942 नहीं हुआ है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लेकिन एनटीए वालों दिया है 1942 ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो स्पैकमैन देखिए प्रोपोन्ड किया था रिमलैंड थ्योरी इन हिज बुक जियोग्राफी ऑफ पीस इन 1944। दोस्तों ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, लेकिन एनटीए वालों की तरफ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट माना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। यहाँ पर मिला है हम लोग को एसोसिएशन रीजन। एसोसिएशन देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन वाइडनिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है इनइक्वालिटी ज़्यादा हो रहा है बिटवीन द फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड मतलब डेवलप्ड जो है स्टेट्स, जैसे केरला हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह हो गया, पंजाब हो गया, ये डेवलप्ड है। ठीक है, और बैकवर्ड स्टेट जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब जो है बैकवर्ड स्टेट है। ठीक है, तो दोनों में जो है इनइक्वालिटीज ज़्यादा वाइडनिंग यानी ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू दी ग्लोबलाइजेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। रीजन देखते हैं, द ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइडेड 63 ऑफ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 93% ऑफ द वर्कफोर्स। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हु एनंसिएटेड द 4 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी। किसने 4 स्टेजेस ऑफ द स्पेस इकोनॉमी को डेवलप किया था या एडवोकेट किया था? यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, जॉन फ्रेडमैन, कार्ल मार्क्स, रोनाल्ड एफ एबलर, ऑगस्ट लॉस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर है, 1 नंबर पे ही ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये आपका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 1966 में जो है फ्रेडमैन ने कंसेप्ट दिया था कोर पेरिफेरी 4 स्टेज मॉडल ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट, एक्सप्लेनिंग दैट where economic growth is sustained over long time periods, its incidence works towards a progressive integration of the space economy। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्पेस इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बात किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following 2 sources carbon is released। यहाँ पर कौन सी सोर्सेस है ऐसा जो कार्बन रिलीज करता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन से दोस्तों कार्बन रिलीज होता है, हम लोग को पता है। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल से भी कार्बन रिलीज होता है दोस्तों। लैंडस्लाइड एंड ओपन माइनिंग। दोस्तों लैंडस्लाइड एंड ओपन माइनिंग ये दोनों जो ऑप्शन है इसमें से कार्बन रिलीज नहीं होता है। तो आंसर देखिए ए एंड बी होगा। देखिए यहाँ पर ये भी कहाँ पर है, ये भी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है हम लोग को, ए बी ओनली। तो आंसर हो जाएगा 1। देन क्वेश्चन नंबर 65, which one of the following methods commonly used to estimate numerically the change taking place in one sector or industry
ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, किसी भी सेक्टर में और इंडस्ट्री में, ठीक है, तो हम लोग कौन सी मेथड से ये न्यूमेरिकली जो है एस्टिमेट करते हैं दोस्तों, यही पूछा गया है बेसिकली, कौन सी मेथड से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्लस्टर एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक्स, इनपुट आउटपुट एनालिसिस एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 सी ओनली। इनपुट आउटपुट एनालिसिस से जो है हम लोग एस्टिमेट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में चेंजेस वगैरह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर फिर से हम लोग को मिला है असर्शन रीजन। असर्शन में देखिए क्या लिखा है, थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी इन रिमोट सेंसिंग इज सेंस्ड बाय रेडियोमीटर। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और रीजन देखते हैं, थर्मल इंफ्रारेड कैन नाइदर बी सीन बाय ह्यूमन आइज और कैन बी फोटोग्राफ्ड। ये करेक्ट था, लेकिन क्या कर दिया हमने, ये करेक्ट है और ये भी दोस्तों करेक्ट है। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन आई से जो है थर्मल इंफ्रारेड को नहीं देख पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं ओनली विजिबल वेवलेंथ, ठीक है। तो विजिबल वेवलेंथ आप लोगों को पता है ब्लू, रेड, ग्रीन ये सब है, ठीक है। 0.4 से 0.7 तक है ब्लू वेवलेंथ, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑन। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर फिर से हम लोग मिला है असर्शन रीजन। असर्शन में देखते हैं, द लोकेशनल क्लाइमेटिक फैक्टर्स पुट मैकिंडर्स हार्टलैंड एट ए रिलेटिव disadvantage as compared to certain other larger and well-to-do areas of the world। तो मैकिंडर ने जो हार्टलैंड की जो एरियाज आइडेंटिफाइड किया था या लोकेट किया था, वहां पर जो है क्लाइमेटिक कुछ जो है डिसएडवांटेज था, ठीक है, अगर दूसरे एरिया से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो जो है ज़्यादातर आपको मैप दिखाता हूं मैं, ये जो है दोस्तों ये आपका हार्टलैंड एरिया है, ठीक है। ये तो दोस्तों यहाँ पर जो है ज़्यादा आपको यहाँ पर ठंडी की वजह से ज़्यादा क्लाइमेटिक, यहाँ पर देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स लिखा है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज होगा इस एरिया का। तो इसी बारे में यहाँ पर बात किया है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। और रीजन देखते हैं, द हार्टलैंड वॉज ए रीजन ऑफ परमानेंट डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड रिजल्टेंट एक्सट्रीम क्लाइमेट। देखिए एक्सट्रीम यहाँ पर जो है क्लाइमेटिक कंडीशन हम लोग को देखने को मिलता है यूरोपियन एरियाज ऑफ दिस एरियाज, ठीक है। यहाँ पर जो एरियाज है तो हम लोग को यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलता है ड्यू टू दी कह सकते हैं आप स्नोफॉल कह सकते हैं, या पोलर रीजन से जो कोल्ड वेव आता है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है दोस्तों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर दोस्तों देखिए टाइप्स ऑफ क्लाउड दिया गया है और हम लोग को ऑल्टीट्यूड वाइज देखना होगा। यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। अपवर्ड सीक्वेंस से हम लोग को चूज करना होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 68। तो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए दोस्तों, फर्स्ट में जो है ऑल्टो स्ट्रेटस, फिर स्ट्रेटो क्यूमुलस, देन स्ट्रेटस है और ये लास्ट में है आपका सीरस। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है ऊपर में यहाँ पर देखिए अपवर्ड सीक्वेंस, तो अपवर्ड सीक्वेंस ऐसा होगा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। देखिए पहले होगा स्ट्रेटस, फिर होगा स्ट्रेटो क्यूमुलस, देन होगा ऑल्टो स्ट्रेटस और सबसे ऊपर में जो रहेगा वो है सीरस। तो यहाँ पर देखिए सी हो गया, स्ट्रेटस,
बी हो गया, फिर ये हो गया और फिर डी हुआ। ठीक है, ये इधर से जाएगा, यहाँ पर सी हो गया, बी हो गया, ये हो गया और डी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं डायग्राम में। ये डायग्राम अगर आपने याद रख दिया तो बहुत फायदेमंद होगा आपका ही, बहुत ही इजी से आप समझ सकते हैं इजीली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लाउड का पैटर्न दिया गया है, क्लाउड दिया गया है। ठीक है, और आपका क्लासीफाई भी कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है लो क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स एंड हाई क्लाउड्स। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है सीरास है और सबसे नीचे जो है स्ट्राटस है। तो यहाँ पर भी हम लोग को मिला है सबसे ऊपर सीरास और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे स्ट्राटस होगा। और उससे ऊपर जो होगा निम्बो स्ट्राटस, स्ट्राटोक्यूमुलस, वोल्टो स्ट्राटस, वोल्टोक्यूमुलस, सीरो स्ट्राटस, सीरोक्यूमुलस एंड सीरस। तो ये हो गया दोस्तों क्लाउड की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वॉल्टिट्यूड और अपवर्ड सीक्वेंस और डाउनवर्ड सीक्वेंस, दोनों ही आप याद रख सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स correctly show the optimal location of the profitability in different special cost revenue situations in diagram below। तो यहाँ से जो यहाँ पर देखिए डायग्राम जो दिया गया है, यहाँ से आपको ऑप्टिमल लोकेशन ढूंढना होगा जहाँ पर जो है ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ठीक है, आपका रेवेन्यू जो है ज़्यादा हो रहा है और कॉस्ट कम हो रहा है। आप कम कॉस्ट में जो है ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा मुनाफा अर्न कर रहे हैं, उस लोकेशन को आपको ढूंढना होगा, यानी ऑप्टिमल लोकेशन को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा कॉस्ट का कार्व है, कौन सा जो है रेवेन्यू का कॉस्ट है, कार्व है सॉरी, यहाँ पर शो नहीं किया है। पिछले साल का अगर आपने डायग्राम देखे हैं, ये वाला 2013 या 14 में दिया था ये वाला देखिए, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा था कि ये वाला जो है कॉस्ट का है और बाकी ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका रेवेन्यू वाला लाइन कर्व हो गया। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो लोकेशन है डी, यहां पर देखिए कॉस्ट का जो है सबसे कम कॉस्ट में यहां पर मुनाफा जो है सबसे ज्यादा। यहां पर हाइट देखिए, यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए सबसे ज्यादा है, यानी रेवेन्यू यहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है और कॉस्ट जो है कम हो रहा है। ठीक है, बाकी पोर्शन में बाकी जो पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉस्ट है और रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए कॉस्ट बहुत कम है लेकिन रेवेन्यू भी कम हो रहा है। यहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों सेम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉस्ट बहुत कम है और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन इस बार का जो डायग्राम दिया है यहाँ पर कॉस्ट रेवेन्यू लिखा नहीं है, तो आपको ऐसे ही आइडिया लगाना होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना ही होगा, ये इसी को पकड़ना पड़ेगा। देखिए ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला आपका हो गया कॉस्ट लाइन और बाकी ये वाला जो रह गया त्रिभुज की तरह, ये हो गया आपका रेवेन्यू वाला कर्व। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए ये वाला होगा बी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट जो है कम है और रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बी ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स हैज नो सरप्लस नो डिफिसिट हीट बैलेंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर ऐसा लैटिट्यूड है? लैटिट्यूड देख लीजिए पहले, 18 डिग्री, 23.5 डिग्री, 38 डिग्री और 66.5 डिग्री। तो कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जहां पर आपको सरप्लस और डिफिसिट दोनों ही नहीं मिल रहा है? ठीक है, नो सरप्लस नो डिफिसिट हीट बैलेंस नहीं मिल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर ये आपको एग्जाम में साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में पूछ रहा है तो दोनों ही आंसर सेम रहेगा दोस्तों, दोनों ही सेम है। ठीक है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। पहले आप डायग्राम देखिए, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों ये आपका लैटिट्यूड है, यहाँ पर 0 डिग्री यानी
आपको यहाँ पर इक्वेटर मिल रहा है, ठीक है। इक्वेटर में आप लोगों को पता है इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ अगर जाएंगे तो वहां पर इन दिस एरियाज में आपको ट्रॉपिकल एंड इक्वेटर एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर सबसे ज्यादा हीट हम लोग को रिसीव होता है, यानी सन हीट जो है हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सरप्लस हीट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और 30 डिग्री से और भी ऊपर की तरफ जाएंगे, ये आपका इक्वेटर है, और 30 डिग्री यहाँ पर ले लिया, 30 डिग्री यहाँ पर। तो दोस्तों इस एरियाज में हम लोग को मिलता है हीट बैलेंस सरप्लस। और 30 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पोलर रीजन होता है। पोलर रीजन की वजह से यहाँ पर एनवायरनमेंट ठंडा है ड्यू टू दी आईसी कंडीशन, और बर्फ कर सकते हैं। तो इसके वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है हीट जो है डिफिसिट होता है, डिफिसिट हीट होता है यहाँ पर 30-35 डिग्री की बाद। ओके, तो यहाँ पर सरप्लस हो गया और यहाँ पर दोनों एरियाज में हो गया दोस्तों डिफिसिट। ओके, तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा लैटिट्यूड में आपको नो सरप्लस नो डिफिसिट हीट बैलेंस मिलेगा। तो 18 डिग्री है तो आपका इक्वेटर के बीच में आ गया, ट्रॉपिकल एरियाज में, ये भी ट्रॉपिकल एरियाज में आ रहा है। ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर 23.5 डिग्री में ही आता है। तो यहाँ पर हीट बैलेंस जो है हम लोग को मिलता है सरप्लस और 66 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों नो डिफिसिट होगा, ठीक है, सॉरी डिफिसिट यहाँ पर होगा हीट बैलेंस। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा 38 डिग्री। यहाँ पर डायग्राम में देखिए दोस्तों 30 से आप 40 के बीच या 35 डिग्री के बीच यहाँ पर देखिए आपको हीट बैलेंस सरप्लस भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर दोस्तों डिफिसिट भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 38 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, Which of the following statements is or are not true for green revolution in India? जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, रिलेटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। ग्रीन रेवोल्यूशन ensured that there was no regional disparity। दोस्तों इसका जो आंसर होगा यही होगा, ठीक है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रीजनल डिस्पैरिटी ज्यादा हुआ था क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बस एक पर्टिकुलर एरियाज में ही हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन ensured इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी अमंग सेलेक्टेड क्रॉप्स। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में सेलेक्टेड क्रॉप्स ही लिया गया था, व्हीट एंड राइस दोनों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। और ग्रीन रेवोल्यूशन एंश्योर्ड यूनिफॉर्म अर्निंग अमंग ऑल, यूनिफॉर्म से भी सही है। और ग्रीन रेवोल्यूशन एंश्योर्ड मैकेनाइज्ड इन फार्म्स। ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन मैकेनाइज्ड फार्मिंग की वजह से ही हुआ था, ठीक है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग हुआ था इसलिए इसके लिए ही ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर पाए थे इन द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है। यहाँ पर देखिए नॉट ट्रू पूछा गया था, तो यहाँ पर नॉट ट्रू ये वाला होगा क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है रीजनल डिस्पैरिटी ज्यादा हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग को मिला है असर्शन रीजन। असर्शन में है ग्लोबलाइजेशन रेजेस द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस रिजल्टिंग इन लेसर कंट्रोल ओवर द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बढ़ गया था, रेज हुआ था, और इसकी वजह से जो है लेसर कंट्रोल हो गया था ओवर द डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी जो था, इंटरनल जो इकोनॉमी है देश की, उसके ऊपर लेसर कंट्रोल यानी कंट्रोल कम हो गया था, और लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सॉवरेन भी खो दिया था, ठीक है, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है, ग्लोबलाइजेशन प्रोमोट्स कंजप्शन कल्चर्स दैट मे नॉट बी इन कॉन्सोनेंस विद द लाइफ स्टाइल्स एंड वैल्यूज ऑफ ऑल द कंट्रीज। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन
नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हु among the following geographers laid down the foundation of the dichotomy of general versus special geography? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपने ये करवाया था ज्योग्राफिकल थॉट की जो हमने पोर्शन अपलोड किए हैं, 4 या 5 लेक्चर्स अपलोड किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्चुअली। तो वहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में भी आया था। तो दोस्तों जनरल वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी के जो ये डायकोटोमी है किसने दिया था? इसने इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बर्नहार्ड ब्रेनियस ने। तो इसका यहाँ पर स्पेलिंग शायद गलत है, यहाँ पर ब्रेनियान दे दिया है, देखिए ब्रेनियान। तो ब्रेनियास होता है ज़्यादातर किताब में लिखा हुआ। इस बार जो है एनटीए वालों ने बहुत सारा मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस में कुछ अल्फाबेटिकली गलत लिखे हैं, कोई वर्ड ही जो है गलत लिख दिया है। जैसे एक जगह मास होना चाहिए था, वहां पर लिख दिया है वेव्स। तो इस तरीके से जो है गलती किए हैं। पता नहीं क्या खा के क्वेश्चंस बनाता है ये लोग, बहुत सारा गलती करता है, ऊपर से आंसर कीज भी बहुत सारा जो है रॉन्ग देता है। इन लोगों का ये जो है ट्रेडिशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 73, हु एमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ डाइकोटोमी ऑफ जनरल वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी? ये वाला क्वेश्चन हमने करवाया था, ज्योग्राफिकल थॉट का जो पोर्शन हमने अपलोड किए हैं इसमें यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चंस करवाया था और क्वेश्चंस में भी यहाँ पर एग्जाम में भी आया है। तो इसका आंसर जो है उस दोस्तों बर्नहार्ड ब्रेनियस होगा। यहाँ पर दोस्तों ये स्पेलिंग गलत लिखे हैं एनटीए वालों ने बहुत सारा मिस्टेक्स इस बार किए हैं। पता नहीं इतना दिन टाइम मिला है, क्वेश्चंस कैसे बनाया पता नहीं, क्या खा के क्वेश्चंस बनाए ये भी पता नहीं, लगता है गंजा फूक दिया है। क्योंकि इस बार जो है बहुत सारा मिस्टेक्स किए हैं। अगर आपने एग्जाम क्वेश्चंस पेपर देखे हैं तो बहुत सारा मिस्टेक्स किए हैं। जब जैसे एक जगह होना चाहिए था मासेस, रिजिड मास होना चाहिए था, वहां पर दोस्तों लिख दिया है रिजिड वेव्स। ये कैसा है, इतना बड़ा मिस्टेक्स, ठीक है। ये तो मिस्टेक्स सही है, इस पे मतलब ये मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर की जो है इतना सारा हर साल गलत देता है एनटीए वालों, ठीक है। आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है जानबूझ के ये लोग आंसर कीज, रॉन्ग आंसर कीज अपलोड करते हैं। तो ये सब करना बंद कीजिए एनटीए वालों प्लीज़, ठीक है। स्टूडेंट्स को मत परेशान कीजिए, सही से एग्जाम कंडक्ट कीजिए और सही से आंसर कीज दीजिए, यही आपसे विनती है। चलिए ये फिलहाल ये होता रहेगा। आप लोगों को शायद इसके लिए धरना भी देना पड़ेगा ट्विटर पे। अभी तो फिलहाल चल रहा है मोदी रोजगार दो, आप लोग भी शायद दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, पूरा देशवासी, पूरा स्टूडेंट्स जो है इस बार सब जाग गए हैं और ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर दिया है मोदी रोजगार दो। चलिए बहरहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। The Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch of the Indian monsoon merge together over which of the following region? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है जो इंडिया में मानसून आता है जब, तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। विंड एक ब्रांच जो है आपका अरेबियन सी ब्रांच के नाम में जाना जाता है, इधर से फ्लोइंग होता है, ठीक है। यहाँ से जाके केरल की एरियाज में, महाराष्ट्र के एरियाज में, राजस्थान की ओर यहाँ पर पंजाब वगैरह एंट्री करते हैं। और एक ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है इधर से जाके यहाँ पर जो गारो खासी जयंती है, ये सब हिल है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न हिल है, यहाँ से धक्का लग के जो है इधर डायरेक्शन में यूपी बिहार होके बंगाल होके यहाँ पर हिमालयाज में, फिर यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर दोनों जो है ब्रांचेस मीट होता है। तो कौन सी एरियाज यहाँ पर बोला गया है, बेसिकली कौन सी एरियाज में दोनों मर्ज होता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो एरियाज देखते हैं, द पंजाब एंड दी एडजॉइनिंग हिमालयाज, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स एंड वेस्टर्न घाट्स।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब एंड एडजॉइनिंग हिमालयाज। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर कुछ मानसून के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखा है, आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और ये डायग्राम है, ये है अरबियन सी ब्रांच और ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, इधर से जाके यहाँ पर हिमालय पंजाब एरियाज में दोनों मीट होता है और ये अरबियन सी ब्रांच है, यहाँ पर जाके दोनों मीट होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉलो थ्रू द हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है मुझे थोड़ा डाउट है। आंसर की इन लोगों ने दिए हैं बियास को, बियास रिवर। ओके, और हमें लगता है दोस्तों ये जो आंसर होगा ये होगा झीलम। ठीक है, ये होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आप लोग को इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ही बताइए। ठीक है, इसका आंसर कौन सा वाला सही है। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉलो थ्रू हिमाचल प्रदेश। मैं इसका आंसर जो है आप लोग के ऊपर ही छोड़ दिया हूँ। ये एनटीए वालों ने आंसर की दिया है बियास रिवर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर डायग्राम भी दिए रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग रिवर देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स डिफर्स फ्रॉम द अदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन की बेसिस पर कौन सा लैंडफॉर्म जो है डिफर है या अलग है कह सकते हैं। एक रैपिड हो गया, स्कर्पमेंट्स हो गया, कोस्टर हो गया एंड ड्रिप स्टोन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन जो है दोस्तों ये अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो है फॉर्म होता है ये लैंडफॉर्म्स। ओके, ये जनरली कास्ट टोपोग्राफी रीजन में होता है। ओके, कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट ये KARST होगा। ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी रीजन में अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, हाइपर मार्केट्स आर शॉपिंग सेंटर्स लोकेटेड। हाइपर मार्केट जो है ये एक शॉपिंग सेंटर है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है जनरली। तो ऑप्शन देखते हैं, नियर द CBD, आउट ऑफ टाउन, नियर रेल एंड रोड जंक्शन एंड नियर हॉस्पिटल। तो दोस्तों NTA वालों ने इसका आंसर दिया है, रुको कहाँ पर चला गया दोस्तों, इसका जो आंसर दिया है आंसर नंबर 3 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है और 2 नीचे आ गया, तो 2 यहाँ पर आएगा और 3 जो है नीचे आएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर होगा और इसका आंसर आउट ऑफ टाउन होगा। ठीक है, हाइपर मार्केट्स हो जाएगा आउट ऑफ टाउन। तो यहाँ पर देख लीजिए हाइपर मार्केट क्या है, एक रिटेल मार्केट है और इसमें दोस्तों सुपर मार्केट प्लस डिपार्टमेंटल स्टोर दोनों चीज़ें जो है कंबाइन मिलेगा और हाई वॉल्यूम प्लस लो मार्जिन सेल्स यहाँ पर होता है। 2 लाख से ज़्यादा ब्रांड्स है इन लोगों का। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए बिग बाजार एंड वॉलमार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 78। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रिक मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी मैट्रिसेस इज करेक्ट टू शो द गिवन नेटवर्क ऑफ 6 नोड्स। दोस्तों इस तरीके का जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही वीडियो बना के एक सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर चारों ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए एक 1 and 0 बोला गया है। देखिए सब में 1 and 0 है, तो 0 क्यों है और 1 क्यों है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर आप अपने आप कर सकते हैं कौन सा आंसर होगा। तो आप सपोज कीजिए 1 पॉइंट से, ठीक है, आप 1 पॉइंट से 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 5 में आप जाएंगे। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं सपोज कीजिए। ठीक है, 6 में आ रहा है, 4 में आ रहा है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, 1 से 1 में जाएंगे तो कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना नहीं होता है आपको, तो इसलिए आपको ये हो गया 0। ठीक है, 1 से 1। 1 से 2 आएंगे तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, ये विदाउट कोई हिंडरेंस, कोई भी इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको आना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा 1। 1 में 1 आने के लिए यहाँ पर कोई भी ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए आपको हो गया 0। 1 से 2 आने के लिए आपको चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, 1 से अगर 3 पे आएंगे, वो भी इसमें आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये 1 हो गया। 1 से अगर 4 में आएंगे दोस्तों, तो 3 को क्रॉस करके आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप क्रॉस करेंगे किसी चीज़ को, ठीक है, किसी भी पॉइंट को दोस्तों, वहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, कहाँ चला गया मेरा, तो वहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 0। तो 1 से अगर 5 में आएगा तभी 3 को क्रॉस करना होगा, फिर 0 होगा। 1 से अगर 6 में आएंगे तभी आपको क्रॉस करना पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए। इस तरीके से आपको 2 से भी मिलाना होगा, 2 से 1 में जाएंगे, 2 से 2 में आएंगे, तो दोस्तों इस तरीके से आपको आंसर की देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए मैंने 1 नंबर का किया। 1 नंबर पे देखिए ये वाला जो वैल्यूज है कहाँ पर लोकेटेड है, तो यहाँ पर है, हम लोग को मिल रहा है ये वाला पोर्शन में। देखिए 0 0 है, फिर 1 है, 1 है, दोनों 1 मिल गया, और लास्ट में 3 0 है और 3 0 यहाँ पर है। दूसरा कोई भी ऑप्शन में जो है अवेलेबल नहीं है ये वाला कीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पर हम लोग को मिला है लिस्ट, 2 लिस्ट। लिस्ट 1 में है ऑथर और लिस्ट 2 में है बुक। तो हम लोग को ऑथर और बुक को हम लोग को मैच करना होगा, बहुत इजी है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है। इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चंस बुक एंड ऑथर में ही हम लोग देखा सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ऑथर और बुक का जो है अलग कॉपी, छोटा सा एक कॉपी बना दीजिएगा जहाँ पर बुक एंड ऑथर ही रहें, और वहाँ उसको आप पढ़ें बार बार। तो इसका देखिए हम लोग फटाफट देखते हैं। वेबर का जो है आपका बुक जो है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो वेबर इंडस्ट्रियलिस्ट यानी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफर है, तो आप यहाँ पर थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है। हुबर का देखिए लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनका एक बुक है। प्रेड का जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, बिहेवियर एंड लोकेशन फाउंडेशंस फॉर ए जियोग्राफिक एंड डायनामिक थ्योरी, लोकेशन थ्योरी। एंड डीएम स्मिथ का ऊपर में है इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एनालिसिस। तो दोस्तों हम लोग को मिला है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ 4 3 2 1, 4 3 2 1 लास्ट के ऑप्शन में है दोस्तों। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये पूरा आपको मेमोराइज करना होगा। ठीक है, ये मेमोराइज में ही आता है, ज़्यादा इसको समझने का कोई चीज़ है नहीं। बुक को और ऑथर को आपको याद रखना है। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इन दिस लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिवेशंस अप टू द कोपेंस एएफ टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम द मीन सी लेवल। ये एफ टाइप जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टाइप है, ठीक है, कूपेन का, तो कौन सी एलिवेशन तक हम लोग इसको देख सकते हैं या हम लोग को मिलेगा। ठीक है, कौन सी एलिवेशन तक, 1000 मीटर्स, 1500 मीटर्स, 2000 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1000 मीटर्स। ओके दोस्तों, अगर आपने ये क्लासिफिकेशन, कूपेन क्लासिफिकेशन याद रख लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चंस, कूपेन क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं करेक्टली। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है दोस्तों, जहाँ पर कोई विंटर नहीं रहता है। तो ये जो क्लाइमेट होता है ये इक्वाटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स की बीच में होता है दोस्तों।
ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है 80 डिग्री 18 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग को मिलता है। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन रहता है। यहाँ पर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स भी विद इन ब्रैकेट लिखा है। दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिए। बी क्लाइमेट, देखिए बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, डिजर्ट एरियाज में ज़्यादातर ये मिलता है। हाई एवेपोरेशन एंड लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड वाटर डिफिसिट थ्रू आउट द ईयर, ये डिजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है। देन सी टाइप ऑफ क्लाइमेट दोस्तों, ह्यूमिड मेसोथर्मल मिडिल लैटिट्यूड वन टेम्परेट क्लाइमेट्स, जहाँ पर एवरेज जो है टेम्परेचर कोल्डेस्ट एंड वार्मेस्ट मंथ में जो है होता है 8 डिग्री से 18 डिग्री तक, और यहाँ पर माइल्ड विंटर रहता है, ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ता है। यहाँ पर सर्दी जो है थोड़ा माइल्ड पड़ता है। यहाँ पर ये जो ठंडी है ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा एक्चुअली। इसके बाद जो देखिए ऑप्शन टाइप है क्लाइमेटिक, वो है डी ह्यूमिड माइक्रोथर्मल, और आप यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, देखिए सीवियर विंटर, यहाँ पर नीचे लिखना चाहिए था लेकिन ऊपर लिख दिया मिस्टेकली। और इसको कोल्ड स्नोई फॉरेस्ट क्लाइमेट भी बोला जाता है। यहाँ पर सबसे देखिए सीवियर विंटर यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, और जो है टेम्परेचर -3 से लेके 10 डिग्री तक हम लोग को मिलता है। और इसके बाद जो है पोलर रीजन में वार्मेस्ट टेम्परेचर जो है 10 डिग्री है। और दोस्तों ये तो हो गया कैपिटल अल्फ़ाबेट, ठीक है। और आपको स्मॉल में भी याद रखना है, ये स्मॉल है। एफ माने जो है प्रिसिपिटेशन होगा, यानी रेनफॉल होगा थ्रू आउट द ईयर। एम कैपिटल स्मॉल जो एम है उसका माने है मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। छोटा जो डब्लू है उसका जो है मीनिंग है विंटर ड्राई सीजन, यानी समर में रेनफॉल होता है यहाँ पर। और यहाँ पर यस माने जो है समर ड्राई होता है और विंटर में रेनफॉल होता है। ओके, ये अगर आपने याद रख दिया तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये आपको डायग्राम भी देख लेना चाहिए कहाँ पर कौन सा क्लाइमेटिक टाइप लोकेटेड है, ठीक है। हम लोग को देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू कुपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आ रहा है, ठीक है। इसलिए आपको चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।